क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो खाते हैं उसके बारे में हमें सिखाने वाले कौन हैं? वो कंपनीज जो हमें डाइट प्रोडक्ट्स बेचती हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स जो खुद कंफ्यूज्ड हैं, या वो वेस्टर्न साइंस जिसने कभी भारतीय थाली को समझा ही नहीं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो इन सारे सवालों का जवाब देती है और शायद आपके खाने के बारे में सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। किताब का नाम है ईटिंग इन द एज ऑफ डाइटिंग और लेखिका हैं रुजुता दिवेकार, जो भारत की सबसे जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट में से एक हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी पर। आज भारत एक अजीब विरोधाभास जी रहा है। एक तरफ हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दुनिया के सबसे भूखे देशों में गिने जाते हैं और दूसरी तरफ हम मोटापे के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि एक ही देश में कुछ लोग खाना ढूंढ रहे हैं और कुछ लोग खाना छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसा देश बन गया है हम? यहीं दूसरी तरफ हिमाचल की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव है और वहां रहती हैं एक दादी जिनकी उम्र है 85 साल। ये दादी दिन भर में 4 से 5 बार चाय पीती हैं और उनकी चाय में चीनी भी है और मलाई वाला दूध भी है। उनका खाना पूरी तरह घी में बनता है, चाहे सुबह का पराठा हो, दोपहर की दाल हो या रात की रोटी। इन दादी ने कभी कैलोरी काउंट नहीं किया, कभी डाइट चार्ट नहीं देखा, कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं की और कभी डिटॉक्स जूस नहीं पिया। फिर भी इन्हें न डायबिटीज है, न ब्लड प्रेशर है, न जॉइंट पेन है और न थायराइड की कोई समस्या है। डॉक्टर के चक्कर तो इन्होंने सालों से नहीं लगाए। और अब जरा अपने आसपास देखिए, सुबह की केटो कॉफी छूटी नहीं कि पूरे दिन का मूड खराब हो जाता है। दोपहर में अगर गलती से चावल खा लिए तो गिल्ट ट्रिप शुरू हो जाती है। कहीं घी दिख गया तो हार्ट अटैक का डर सताने लगता है। और खाने से पहले तो पहले मोबाइल निकालो, कैलोरी ऐप खोलो, खाने को स्कैन करो और फिर खुद से परमिशन लो कि खाना है या नहीं। सोचिए, हम खाना खा रहे हैं या किसी एग्जाम में बैठे हैं? तो सवाल सीधा है, क्या आपकी दादी गलत थीं या हम कहीं बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं? क्या घी सच में खतरनाक है या हमें गलत कहानी सुनाई गई है? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल को खोलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे भारतीय खाना, जिसे कभी जीवन का आधार माना जाता था, उसे अचानक सबसे बड़ा खतरा बना दिया गया। और हम यह भी समझेंगे कि कैसे डाइटिंग के नाम पर हमने अपने शरीर से रिश्ता ही तोड़ लिया है। तो चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, उस दौर में जब यह सब शुरू हुआ। साल था 1970 का दशक। उस समय अमेरिका में एक नई थ्योरी आई जिसमें कहा गया कि फैट खाने से हार्ट डिजीज होती है। एक नया विलन बनाया गया जिसका नाम था कोलेस्ट्रॉल। और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। मैगजीन कवर्स बदल गए और कभी अंडा खलनायक बना तो कभी मक्खन और कभी चीज। टाइम मैगजीन ने एक फेमस कवर छापा जिसमें अंडे और बेकन की तस्वीर के साथ वार्निंग दी गई थी। इसके बाद पूरी दुनिया ने फैट से डरना शुरू कर दिया और बिना समझे और बिना सोचे भारत ने भी वही कहानी दोहरानी शुरू कर दी। घी जो पीढ़ियों से हमारी ताकत, डाइजेशन और इम्यूनिटी का हिस्सा था, उसे सीधा हार्ट अटैक से जोड़ दिया गया। चावल जो इस देश की रीढ़ रहा है और करोड़ों लोगों का मुख्य भोजन है, उसे पेट की चर्बी का सबसे बड़ा कारण बता दिया गया। नारियल के बारे में कहा गया कि इसमें सैचुरेटेड फैट है, इसलिए इसे मत खाओ। गुड़ के बारे में कहा गया कि यह तो शुगर जैसा ही है, इसलिए इससे दूर रहो। मूंगफली के बारे में कहा गया कि इसमें फैट बहुत है, इसलिए इसे अवॉइड करो। और तिल के बारे में कहा गया कि यह बहुत हैवी होता है, इसलिए इसे मत खाओ। इस तरह एक एक करके हमारे सारे सुपरफूड्स को आउटडेटेड घोषित कर दिया गया। और हमने क्या किया? हमने अपनी थाली बदल दी, लेकिन अपनी गलत आदतें नहीं बदली। हमने घर का खाना तो छोड़ दिया, लेकिन जंक फूड की लत नहीं छोड़ी। हमने पोर्शन साइज समझना बंद कर दिया, लेकिन भूख से ज्यादा खाना बंद नहीं किया। हमने अपने शरीर की भाषा को नकार दिया और डाइट इंडस्ट्री की भाषा सीख ली। हमने कुछ फॉर्मूलास रट लिए, जैसे कि कार्ब्स बुरा है और प्रोटीन अच्छा है, फैट दुश्मन है और सैलेड सेवियर है, इंडियन फूड हैवी है और वेस्टर्न फूड हेल्थी है। ये सारे फॉर्मूलास हमने बिना ये सोचे रट लिए कि ये फॉर्मूलास हमारे लिए बने भी थे या नहीं। और यहीं से असली समस्या शुरू हुई। एक तरफ लोग भूख में जीने लगे, जहां वो कम खाते थे, गलत समय पर खाते थे और डर के साथ खाते थे। इन लोगों को खाने के बाद गिल्ट होता था और खाने से पहले तलब लगती थी। और दूसरी तरफ प्रोसेस्ड फूड का धमाका हो गया। पैकेट वाली मैगी, फ्रोजन मील्स, डाइट चिप्स, शुगर फ्री बिस्किट्स और प्रोटीन बार्स जैसी चीजें आ गई। सब कुछ हेल्थी के लेबल में रैप होकर बाजार में आ गया। और इसका नतीजा क्या हुआ?
एक ही शरीर में दो समस्याएं आ गई। न्यूट्रिशन की कमी हो गई क्योंकि असली खाना छोड़ दिया गया, और साथ ही फैट की मात्रा बढ़ गई क्योंकि प्रोसेस्ड फूड बढ़ा दिया गया। इस स्थिति को न्यूट्रिशन साइंस में डबल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है, और भारत आज इसी जाल में फंसा हुआ है। एक तरफ अनीमिया है, विटामिन डिफिशियंसी है और वीक बोन्स हैं, और दूसरी तरफ ओबेसिटी है, डायबिटीज है और फैटी लिवर है। दोनों एक्सट्रीम्स एक ही देश में और एक ही जनरेशन में दिखाई दे रहे हैं। वेट लॉस इंडस्ट्री ने हमें यकीन दिलाया कि खाना ही समस्या है। उन्होंने कहा कि कम खाओगे तो हेल्दी रहोगे, कार्ब्स छोड़ोगे तो पतले हो जाओगे, और फैट अवॉइड करोगे तो हार्ट सेफ रहेगा। लेकिन सच ये है कि खाना समस्या नहीं है, बल्कि खाने से डर समस्या है। भारतीय शरीर कभी कैलोरीज के हिसाब से डिजाइन ही नहीं हुआ। यह शरीर मौसम के हिसाब से ढला है, जहां सर्दियों में गुड़ खाया जाता है, गर्मियों में सत्तू पिया जाता है और बारिश में अदरक का इस्तेमाल होता है। यह शरीर काम के हिसाब से ढला है, जहां किसान की थाली अलग होती है और बैठकर काम करने वाले की थाली अलग होती है। यह शरीर भूख के हिसाब से ढला है, जहां जब भूख लगे तब खाओ और जितनी भूख लगे उतना खाओ। यह शरीर परंपरा के हिसाब से ढला है, जहां व्रत का अपना मतलब है, त्योहार के खाने का अपना लॉजिक है और सीजनल फूड्स का अपना विज्ञान है। लेकिन हमने इस पूरी इंटेलिजेंस को ही आउटडेटेड कह दिया। हमने ये मान लिया कि जो पश्चिम से आएगा वही सही होगा। हमने मान लिया कि क्विनोआ अच्छा है, लेकिन दलिया आउटडेटेड है। हमने मान लिया कि ऑलिव ऑनियल हेल्दी है, लेकिन सरसों का तेल हेवी है। हमने मान लिया कि आलमंड मिल्क मॉडर्न है, लेकिन भैंस का दूध फैटनिंग है। हमने मान लिया कि ओट्स सुपर फूड है, लेकिन चावल का पानी यानी माइंड बेकार है। हमने ये सब मान लिया बिना यह सोचे कि ये चीजें हमारे शरीर के लिए, हमारी जलवायु के लिए और हमारी जमीन के लिए बनी भी हैं या नहीं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस देश में खाना कभी पूजा था, जहां अन्न को देवता माना जाता था, जहां मां के हाथ का खाना औषधि समझा जाता था और जहां भोजन बांटना पुण्य का काम था, उसी देश में आज खाने से पहले गिल्ट महसूस होता है, खाने के बाद पछतावा होता है और खाने की बात करते हुए शर्म आती है। जब कोई कहता है कि मैंने पिज्जा खाया तो वो गिल्ट के साथ बोलता है, और जब कोई कहता है कि मैंने छोले भटूरे खाए तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई कन्फेशन कर रहा हो। दोस्तों, समस्या घी नहीं है, क्योंकि घी तो हजारों सालों से खाया जा रहा है। समस्या चावल नहीं है, क्योंकि चावल पर तो पूरे देश की आधी आबादी जिंदा है। समस्या भारतीय खाना नहीं है, क्योंकि भारतीय खाने पर तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताएं पली हैं। असली समस्या है हमारा अपने खाने को धोखा देना। समस्या है अपनी परंपरा पर से भरोसा खोना। समस्या है दूसरों की थाली देखकर अपनी थाली से नफरत करना। और समस्या है इंस्टाग्राम पर देखकर यह डिसाइड करना कि क्या हेल्थी है और क्या नहीं। लेकिन अगर भारतीय खाना इतना बुरा नहीं है तो फिर सच क्या है? वो सुपर फूड्स जो आज हम भूल चुके हैं, वो इंग्रेडिएंट्स जो आपकी रसोई में धूल खा रहे हैं, और वो ज्ञान जो आपकी दादी के पास था, वो सब कितने पावरफुल हैं। तो चलिए सबसे पहले बात उसी खाने की करते हैं जिससे सबसे ज्यादा डराया गया, और वो है चावल। आज चावल को ऐसे देखा जाता है जैसे प्लेट में रखा हुआ कोई अपराध हो। एक कौर मुंह में गया नहीं कि दिमाग में आवाज आने लगती है कि अब वजन बढ़ेगा, अब बेली फैट आएगा, अब सारी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन कभी किसी ने यह सोचा कि क्या हर चावल एक जैसा होता है, और क्या हर शरीर एक जैसे तरीके से रिएक्ट करता है? भारतीय घरों में चावल कभी अकेला नहीं खाया गया। जब भी थाली में चावल आता था, उसके साथ दाल होती थी, सब्जी होती थी, दही या छाछ होती थी, थोड़ा अचार होता था और ऊपर से एक चम्मच घी होता था। इसका मतलब यह है कि कार्बोहाइड्रेट कभी अकेला नहीं था, बल्कि वो एक पूरे बैलेंस के साथ आता था। और जब खाना इस तरह कंप्लीट होता है तो ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता और एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है। इसीलिए खेत में काम करने वाला किसान दोपहर में भरपेट चावल खाकर भी सुस्त नहीं होता था, बल्कि घंटों काम करता रहता था। लेकिन आज हम वही चावल खाते हैं, पर पूरा कॉन्टेक्स्ट हटा देते हैं। आज न चलना है, न पसीना बहाना है, न समय पर खाना है, और न ही खाने में वो बैलेंस है। हम चावल को अकेला खाते हैं या फिर किसी ऑयली करी के साथ खाते हैं, और फिर जब पेट निकलता है तो सारा दोष चावल पर डाल देते हैं। चावल ने कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने चावल खाने का तरीका बिगाड़ दिया। अब बात करते हैं घी की, जिसे तो जैसे समाज से ही निकाल दिया गया है। एक समय था जब बच्चे को पहला ठोस खाना घी के साथ दिया जाता था, क्योंकि माना जाता था कि घी दिमाग के विकास के लिए जरूरी है।
दूल्हे को शादी से पहले घी खिलाया जाता था ताकत के लिए, और बुजुर्गों को घी दिया जाता था जॉइंट्स के लिए। लेकिन आज वही घी सिर्फ त्योहारों तक सीमित कर दिया गया है, और वो भी गिल्ट के साथ। लेकिन सच्चाई ये है कि घी सिर्फ फैट नहीं है। घी एक पावरफुल डाइजेशन टूल है जो आंतों को स्मूथ रखता है और खाने को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। घी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। घी में ब्यूटीरिक एसिड होता है जो गट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है, और घी में CLA यानी कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड होता है जो एक्चुअली फैट बर्निंग में मदद करता है। यही वजह है कि पहले के जमाने में हेवी खाना भी पेट पर बोझ नहीं बनता था, क्योंकि घी खाने के साथ चलता था, न कि डर के साथ। आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग इंपोर्टेड बटर पर पैसा खर्च करते हैं, प्रोसेस्ड वेजिटेबल ऑयल्स पर पैसा खर्च करते हैं और ऑलिव ऑयल की महंगी बॉटल्स खरीदते हैं, लेकिन अपनी मां के हाथ के बने देसी घी से डरते हैं। जो घी पीढ़ियों से हमें हेल्दी रखता आया, उसे हमने विलेन बना दिया, और जो रिफाइंड ऑनियल्स हमारे शरीर के लिए बने ही नहीं, उन्हें हीरो बना दिया। अब जरा नारियल की बात करते हैं। नारियल तटीय इलाकों में सदियों से इस्तेमाल होता रहा है, चाहे वो केरल हो, गोवा हो, कर्नाटक का कोस्टल एरिया हो या फिर बंगाल हो। इन जगहों पर नारियल का तेल खाना बनाने में यूज होता था, नारियल पानी पिया जाता था, नारियल का गूदा खाया जाता था और नारियल की चटनी बनती थी। और इन इलाकों में कभी फैट फोबिया नहीं थी, क्योंकि लोगों का शरीर हेल्थी था और उन्हें पता था कि यह खाना उनके लिए सही है। नारियल में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जिन्हें MCT कहते हैं। ये MCTs बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और सीधे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ये फैट की तरह स्टोर नहीं होते। लेकिन समस्या नारियल में नहीं आई। समस्या तब आई जब हमने पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाना अपनी डाइट में जोड़ दिया, और जब पेट बढ़ा तो प्राकृतिक फैट को दोष देने लगे। अब बात करते हैं तिल की, जिसे इंग्लिश में सेसमी सीड्स कहते हैं। सर्दियों में तिल का लड्डू खाना सिर्फ मिठाई खाना नहीं था, बल्कि वो एक कंप्लीट हेल्थ पैकेज था। तिल में भरपूर कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत रखता है। तिल में हेल्थी फैट्स होते हैं जो जॉइंट्स को लुब्रिकेट करते हैं। तिल में आयरन होता है जो खून की कमी नहीं होने देता। और तिल की तासीर गर्म होती है जो सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखती है। इसीलिए मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बांटने की परंपरा है, क्योंकि यह सबसे ठंडा समय होता है और शरीर को तिल की जरूरत होती है। लेकिन आज क्या होता है? आज हम जॉइंट पेन के लिए सप्लीमेंट्स ढूंढते हैं, कैल्शियम की गोलियां खाते हैं और एक्सपेंसिव मेडिकेशंस लेते हैं, जबकि हमारी किचन में पड़ा हुआ तिल धूल खा रहा है और हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। आपने कभी सोचा कि हमारी दादी को कैल्शियम की गोली क्यों नहीं चाहिए थी? आपने कभी सोचा कि उनकी हड्डियां 80 साल की उम्र में भी मजबूत कैसे रहती थीं? आपने कभी सोचा कि वो बिना किसी सप्लीमेंट के इतनी एनर्जी कहां से लाती थी? इसका जवाब बहुत सिंपल है। उनका खाना ही उनका सप्लीमेंट था। उन्हें अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जो भी शरीर को चाहिए था वो सब उनकी थाली में मौजूद था। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए। पुराने समय में किसी ने सुपर फूड शब्द नहीं सुना था और न ही कोई फूड आइटम ट्रेंडिंग होता था। फिर भी हर घर में सुपर फूड मौजूद था, क्योंकि खाना ट्रेंड के हिसाब से नहीं चुना जाता था, बल्कि मौसम और शरीर की जरूरत के हिसाब से चुना जाता था। गर्मियों में कूलिंग फूड्स खाए जाते थे, जैसे कि सत्तू, खीरा, तरबूज और छाछ। सर्दियों में वार्मिंग फूड्स खाए जाते थे, जैसे कि गुड़, तिल, मूंगफली और बाजरा। बारिश में डाइजेस्टिव फूड्स खाए जाते थे, जैसे कि अदरक, हींग और हल्का खाना। यह सब कोई साइंस बुक पढ़कर नहीं किया जाता था, बल्कि यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता था। लेकिन आज हम कीनवा इंपोर्ट करते हैं जो हजारों मील दूर से आता है, लेकिन बाजरा को गरीबों का अनाज कहकर इग्नोर कर देते हैं। आज हम चिया सीड्स के पैसे देते हैं जो काफी महंगे होते हैं, लेकिन अलसी को जो हमारे यहाँ सदियों से उगती है भूल जाते हैं। आज हम ब्लूबेरीज और एवोकाडो के पीछे भागते हैं, लेकिन आंवला और जामुन को आउटडेटेड समझते हैं। आज हम आलमंड मिल्क पीते हैं, लेकिन देसी गाय के दूध से परहेज करते हैं। ये इग्नोरेंस नहीं है दोस्तों, ये मार्केटिंग का असर है। जब खाना ट्रेंड बन जाता है तो समझ खत्म हो जाती है और हम वही खाने लगते हैं जो हमें बताया जाता है, न कि वो जो हमारे शरीर को वास्तव में चाहिए। और सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम खाने को सप्लीमेंट्स से रिप्लेस करने लगते हैं। आज हर समस्या का समाधान दवाई है। कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम टैबलेट लो, विटामिन डी चाहिए तो विटामिन डी कैप्सूल लो, प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन पाउडर लो,
और एनर्जी चाहिए तो एनर्जी ड्रिंक पी लो। लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर पिल्स से हील नहीं होता, शरीर खाने से हील होता है। सप्लीमेंट्स का मतलब है पूरक, यानी वो खाने की जगह नहीं ले सकते, बस खाने में जो कमी रह जाए उसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमने सप्लीमेंट्स को मेन बना दिया और खाने को सेकेंडरी। यही वजह है कि हमारी दादी को कभी मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें कभी प्रोटीन शेक नहीं पीना पड़ा, उन्हें कभी ओमेगा 3 कैप्सूल नहीं लेना पड़ा, क्योंकि उनका हर भोजन कंप्लीट था और उनके शरीर को जो भी चाहिए था वो सब उनकी थाली में मौजूद था। दोस्तों, जो खाना जो आपको हेल्थी बना सकता है वही खाना आपको बीमार भी कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे कैसे खा रहे हैं। अगर खाना डर के साथ खाया जाए, गिल्ट के साथ खाया जाए, जल्दबाजी में खाया जाए या स्ट्रेस में खाया जाए तो वही खाना जहर बन जाता है। और अगर वही खाना भरोसे के साथ खाया जाए, प्यार से खाया जाए, सुकून से खाया जाए और सही समय पर खाया जाए तो वही खाना दवा बन जाता है। और यहीं से अगली बात समझ में आती है, जो है त्योहारों का खाना। त्योहारों के खाने को लेकर सबसे बड़ा डर यही बैठा दिया गया है कि दीपावली की मिठाई खाई नहीं कि वजन बढ़ना तय है। लोग पूरे साल इंतजार करते हैं कि त्योहार आएगा और फिर सोचते हैं कि अब तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन जरा सोचिए कि अगर मिठाई ही मोटापे की असली जड़ होती तो यह देश सदियों पहले ही बीमार हो चुका होता। हमारे पूर्वज तो हर त्योहार पर मिठाई खाते थे, फिर भी वो हमसे ज्यादा हेल्थी कैसे थे? इसका जवाब बहुत सिंपल है। सच ये है कि दीपावली की मिठाई कभी रोजमर्रा का खाना नहीं थी, बल्कि वो साल के एक खास समय के लिए बनाई जाती थी। सोचिए, दीपावली कब आती है? अक्टूबर या नवंबर में, जब मौसम बदल रहा होता है, जब गर्मी जा रही होती है और सर्दी आ रही होती है, जब दिन छोटे होने लगते हैं और रातें लंबी, और जब शरीर को इस बदलाव के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब जरा सोचिए कि ट्रेडिशनल दीपावली की मिठाई में क्या होता है। उसमें घी होता है जो शरीर को गर्म रखता है और जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है। उसमें गुड़ होता है जो आयरन से भरपूर है और खून बढ़ाता है। उसमें मेवे होते हैं जैसे बादाम, काजू और पिस्ता, जो हेल्थी फैट्स और प्रोटीन देते हैं। उसमें आटा होता है जो सस्टेन्ड एनर्जी प्रोवाइड करता है। यह कॉम्बिनेशन रैंडम नहीं था दोस्तों, बल्कि यह शरीर को आने वाली सर्दी के मौसम के लिए तैयार करने का एक साइंटिफिक तरीका था। मिठाई का असली काम कभी फैट जमा करना नहीं था, बल्कि उसका काम इम्यूनिटी बढ़ाना था, शरीर में वार्मथ लाना था और ठंड के मौसम में एनर्जी लेवल मेंटेन करना था। यही वजह है कि दादी नानी कहती थीं कि सर्दियों में घी और गुड़ खाओ, क्योंकि उन्हें पता था कि यह शरीर के लिए जरूरी है। तो फिर समस्या कहां आई? समस्या मिठाई में नहीं आई। समस्या तब आई जब त्योहार का खाना पूरे साल में फैल गया। पहले मिठाई साल में कुछ ही बार बनती थी, जैसे दीपावली पर, शादी में या किसी खास मौके पर। लेकिन आज मिठाई की दुकान हर गली में है, ऑनलाइन ऑर्डर कभी भी हो सकता है और रेफ्रिजरेटर में हमेशा कुछ ना कुछ मीठा पड़ा रहता है। जो खाना स्पेशल ओकेजन के लिए था वो डेली रूटीन बन गया और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। और दूसरी बड़ी समस्या ये आई कि मूवमेंट धीरे धीरे गायब हो गई। पहले दीपावली का मतलब होता था हफ्तों पहले से घर की सफाई करना, बाजार जाकर खरीदारी करना, जो कि अपने आप में एक वर्कआउट था, घर में मिठाई बनाना जिसमें घंटों मेहनत लगती थी, रिश्तेदारों के घर जाकर मिलना जुलना और पूजा पाठ में शामिल होना। यानी मिठाई के साथ ढेर सारा फिजिकल एक्टिविटी भी जुड़ा हुआ था। लेकिन आज दीपावली का मतलब है सोफे पर बैठना, नेटफ्लिक्स देखना, ऑनलाइन मिठाई ऑर्डर करना और फोन पर विशेस भेज देना। मिठाई वही है, लेकिन उसके साथ जो मूवमेंट जुड़ी थी वो गायब हो गई है और इसीलिए वही मिठाई जो पहले एनर्जी देती थी आज फैट में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करते हैं फास्टिंग की, जिसे हम उपवास कहते हैं। आज फास्टिंग को सबसे पॉपुलर वेट लॉस मेथड माना जा रहा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग और न जाने कितने तरह के फास्टिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि हमारी परंपरा में उपवास कभी वेट लॉस का तरीका नहीं था। किसी भी धार्मिक या स्पिरिचुअल परंपरा में फास्टिंग का मतलब भूखा मरना या खुद को पनिश करना नहीं था। उपवास का मतलब था अपने पाचन तंत्र को आराम देना, क्योंकि जब हम लगातार खाते रहते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को कभी रेस्ट नहीं मिलता। उपवास का मतलब था भूख को दोबारा पहचानना, क्योंकि आज हम भूख और क्रेविंग में फर्क ही भूल गए हैं। उपवास का मतलब था खाने के साथ अपना रिश्ता रिसेट करना, ताकि हम खाने की वैल्यू समझ सकें। और उपवास का मतलब था
मेंटल क्लैरिटी पाना, क्योंकि जब पेट हल्का होता है तो दिमाग तेज चलता है। लेकिन आज फास्टिंग एक सजा बन चुकी है। आज लोग घड़ी देखकर खाते हैं कि अभी मेरी ईटिंग विंडो नहीं है इसलिए नहीं खाऊंगा, चाहे कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो। आज लोग अपनी भूख को इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि भूख सहना ही वेट लॉस का रास्ता है। और फिर जब ईटिंग विंडो खुलती है तो बिंज ईटिंग हो जाती है, क्योंकि शरीर इतना डिप्राइव्ड फील करता है कि वो कंट्रोल खो देता है। यही वजह है कि आज की फास्टिंग शरीर को हील नहीं करती, बल्कि कंफ्यूज करती है। शरीर को समझ ही नहीं आता कि उसे क्या करना है, कब एनर्जी सेव करनी है और कब यूज करनी है। अब जरा मकर संक्रांति, नवरात्रि और श्रावण जैसे त्योहारों को देखिए। इनमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। हर जगह एक जैसा खाना नहीं है, बल्कि हर रीजन में अलग खाना है, हर कम्युनिटी में अलग ट्रेडिशन है। मकर संक्रांति पर कहीं तिल के लड्डू बनते हैं तो कहीं गुड़ की गजक बनती है। नवरात्रि में कहीं साबूदाने की खिचड़ी खाई जाती है तो कहीं सिर्फ फल और दूध लिया जाता है। श्रावण में कहीं पूरा महीना बिना प्याज लहसुन के खाना बनता है तो कहीं सिर्फ सोमवार को उपवास होता है। यह डाइवर्सिटी कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, बल्कि यह ज्योग्राफी और मौसम की गहरी समझ है। जहां ठंड ज्यादा पड़ती है जैसे उत्तर भारत में, वहां तिल और गुड़ जैसी वार्मिंग चीजें खाई जाती हैं। जहां गर्मी ज्यादा रहती है जैसे दक्षिण भारत में, वहां हल्का और कूलिंग खाना प्रेफरेंस में रहता है। जहां फिजिकल लेबर ज्यादा होती है वहां एनर्जी डेंस भोजन खाया जाता है, और जहां बैठकर काम होता है वहां हल्का भोजन लिया जाता है। यह सब ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता था क्योंकि लोग अपने शरीर और अपने एनवायरनमेंट को समझते थे। लेकिन आज हम सब कुछ एक ही डाइट से कंट्रोल करना चाहते हैं। चाहे आप कश्मीर में रहते हो या केरल में, चाहे आप किसान हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चाहे आपकी उम्र 20 साल हो या 60 साल, सबके लिए सेम डाइट प्लान, सेम कैलोरी काउंट और सेम रिस्ट्रिक्शंस। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। भारतीय खाने की असली इंटेलिजेंस यूनिफॉर्मिटी में नहीं है, बल्कि डाइवर्सिटी में है। इसकी ताकत यही है कि यह हर धर्म के लिए, हर मौसम के लिए और हर शरीर के लिए अडेप्ट हो सकता है। अब सीजनल ईटिंग की बात करते हैं, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हमने भुला दिया है। पहले के जमाने में आम सिर्फ गर्मियों में मिलता था। आम का मौसम आता था, 2-3 महीने खूब आम खाए जाते थे और फिर आम गायब हो जाता था अगले साल तक के लिए। इसका मतलब यह था कि शरीर को साल भर शुगर ओवरलोड नहीं झेलना पड़ता था। गर्मियों में आम की प्राकृतिक मिठास मिलती थी जो उस मौसम के लिए परफेक्ट थी, और बाकी साल शरीर को आराम मिलता था। लेकिन आज हर फल हर मौसम में उपलब्ध है। आप चाहें तो जनवरी में भी आम खा सकते हैं, दिसंबर में भी तरबूज खा सकते हैं और बारिश में भी स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है कि सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि शरीर को कोई ब्रेक नहीं मिलता। शरीर को यह समझ ही नहीं आता कि अभी कौन सा मौसम है और उसे कैसे रिएक्ट करना है। मौसमी खाना शरीर को एक नेचुरल रिदम देता है। यह रिदम शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करती है, डाइजेशन को स्मूथ रखती है और वेट को नेचुरली मेंटेन करती है। लेकिन जब यह रिदम टूट जाती है, जब शरीर को सीजनल सिग्नल्स नहीं मिलते, तो सब कुछ कंफ्यूज हो जाता है। डाइजेशन गड़बड़ा जाता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और वेट बढ़ने लगता है बिना किसी ऑब्वियस रीजन के। त्योहारों का खाना एक रिमाइंडर था कि शरीर कैलेंडर से नहीं चलता, बल्कि मौसम से चलता है। हर त्योहार एक सिग्नल था कि अब मौसम बदल रहा है और शरीर को एडजस्ट होना है। दीपावली कहती थी कि अब सर्दी आ रही है, शरीर को गर्म करो। मकर संक्रांति कहती थी कि अब सबसे ठंडे दिन हैं, मैक्सिमम वार्मथ दो। होली कहती थी कि अब सर्दी जा रही है, शरीर को हल्का करो। यह सब एक सिस्टम था जो शरीर को मौसम के साथ सिंक रखता था। लेकिन जब हम इस सिग्नल को समझना छोड़ देते हैं, जब हम त्योहारों को सिर्फ छुट्टी और मिठाई का दिन मान लेते हैं, जब हम उसके पीछे की विजडम को इग्नोर कर देते हैं, तो हम खाने को दोष देने लगते हैं। हम कहते हैं कि मिठाई खराब है, घी खराब है, त्योहार का खाना खराब है, जबकि असल में गलती हमारी लिसनिंग में होती है। हमने अपने शरीर की सुनना बंद कर दिया है, अपने कल्चर को समझना बंद कर दिया है और बस वही मान लेते हैं जो कोई इन्फ्लुएंसर या डाइट इंडस्ट्री हमें बता देती है। अब जब यह साफ हो गया है कि खाना हमारा दुश्मन नहीं है, तो अगला सवाल अपने आप सामने आता है कि अगर डाइटिंग सही रास्ता नहीं है, तो फिर काम क्या करता है? सबसे पहली और सबसे खास बात जो यहां समझनी जरूरी है, वो ये है कि शरीर शॉर्टकट्स नहीं समझता, शरीर सिर्फ कंसिस्टेंसी समझता है। आप एक हफ्ते कुछ भी कर लो, एक महीने कोई भी डाइट फॉलो कर लो,
लेकिन अगर वो सस्टेनेबल नहीं है तो रिजल्ट्स भी सस्टेनेबल नहीं होंगे। इसीलिए खाने को सही बनाने के लिए सबसे पहले अपने खाने के साथ रिश्ता ठीक करना पड़ता है। इसका मतलब है कि खाने से जुड़ा डर हटाना पड़ेगा, हर बाइट के साथ आने वाला गिल्ट बाहर निकालना पड़ेगा और खाने को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त की तरह देखना शुरू करना पड़ेगा। यही वजह है कि सही खाना कोई वन डे डिसीजन नहीं होता जो आप आज ले लो और कल से सब ठीक हो जाए, बल्कि यह रोज का व्यवहार होता है जो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है। अब दूसरी जरूरी बात जो समझनी है वो मूवमेंट को लेकर है। आज हमने एक्सरसाइज को एक सजा बना दिया है। खाना खाया तो जिम जाकर भागो, मिठाई खा ली तो एक्स्ट्रा वर्कआउट करो, पिज्जा खा लिया तो अगले दिन डबल एक्सरसाइज करो। ऐसा लगता है जैसे एक्सरसाइज खाने की सजा है जो हमें भुगतनी पड़ती है। लेकिन सच ये है कि शरीर को मूवमेंट सिर्फ कैलोरी जलाने के लिए नहीं चाहिए। शरीर को मूवमेंट सर्कुलेशन के लिए चाहिए ताकि खून सही तरीके से पूरे शरीर में पहुंचे। शरीर को मूवमेंट जॉइंट हेल्थ के लिए चाहिए ताकि जॉइंट स्टिफ ना हो और तरीके से काम करते रहें। शरीर को मूवमेंट मेंटल क्लैरिटी के लिए चाहिए क्योंकि जब शरीर हिलता है तो दिमाग भी ठीक से काम करता है। और शरीर को मूवमेंट डाइजेशन के लिए चाहिए ताकि खाना सही से प्रोसेस हो सके। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि मूवमेंट का मतलब जिम मेंबरशिप नहीं है। चलना मूवमेंट है, सीढ़ियां चढ़ना मूवमेंट है, घर का काम करना मूवमेंट है, बाजार पैदल जाना मूवमेंट है और खुली हवा में थोड़ा पसीना बहाना मूवमेंट है। यही वो एक्टिविटी है जिस पर भारतीय शरीर हमेशा से फलता फूलता आया है। हमारे दादा दादी जिम नहीं जाते थे, लेकिन उनका पूरा दिन ही मूवमेंट में बीतता था। सुबह उठकर घर की सफाई, बाजार जाना, खेतों में काम करना, शाम को टहलना, ये सब नेचुरली होता था और इसीलिए उन्हें अलग से एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। रुजुता दिवेकर सलाह देती हैं कि हफ्ते में कम से कम 150 मिनट्स यानी 2.5 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। ये कोई इंटेंस वर्कआउट नहीं है, बस इतना है कि आप रोज 30 से 40 मिनट एक्टिवली मूव करें। और ये किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वॉकिंग हो, योगा हो, डांसिंग हो या घर का काम हो। अब तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इग्नोर होती है और जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, वो है नींद। हम खाने पर घंटों रिसर्च करते हैं, एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं, सप्लीमेंट्स पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन नींद को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। जबकि सच ये है कि आप क्या खाते हैं उससे कहीं ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कब सोते हैं और कितना सोते हैं। जब आप लेट नाइट तक जागते हैं, चाहे काम के लिए हो या फोन देखने के लिए या नेटफ्लिक्स के लिए, तो आपके शरीर के हार्मोन्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ जाता है, आपका लेप्टाइन जो आपको बताता है कि पेट भर गया है वो कम हो जाता है और आपका ग्रेलिन जो हंगर हार्मोन है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि जब आप कम सोते हैं या गलत समय पर सोते हैं तो आपको ज्यादा भूख लगती है, आपका मन अनहेल्थी फूड खाने का करता है और जो भी खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट होता है क्योंकि कंफ्यूज्ड हार्मोन्स फैट स्टोर करते हैं ना कि बर्न। यही वजह है कि कोई भी डाइट तब तक ठीक से काम नहीं करती जब तक नींद ठीक ना हो। आप चाहे दुनिया की बेस्ट डाइट फॉलो कर लो, लेकिन अगर आप रात को 2 बजे सो रहे हो और सुबह 8 बजे उठ रहे हो तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब चौथी बात करते हैं जो है खाने की टाइमिंग। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट, फिर मिड मॉर्निंग स्नैक, फिर लंच, फिर इवनिंग स्नैक, फिर डिनर और फिर लेट नाइट कुछ मीठा या नमकीन। हमें लगता है कि थोड़ा थोड़ा खाते रहना हेल्थी है, लेकिन ये एक मॉडर्न हैबिट है जो बॉडी फ्रेंडली नहीं है। जब आप लगातार खाते रहते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कभी आराम ही नहीं मिलता। वो लगातार काम करता रहता है, कभी रुकता नहीं। और जब डाइजेस्टिव सिस्टम थक जाता है तो डाइजेशन वीक हो जाता है। वीक डाइजेशन का मतलब है कि खाना सही से अब्सॉर्ब नहीं होता, न्यूट्रिएंट्स बर्बाद हो जाते हैं और जो भी एक्स्ट्रा है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। यही कारण है कि दिन में 3 सादे और संतुलित मील्स अक्सर 6 छोटे स्नैक्स से बेहतर काम करते हैं। जब आप 3 प्रॉपर मील्स खाते हैं और बीच में कुछ नहीं खाते तो पेट को खाली रहने का मौका मिलता है और डाइजेशन स्ट्रांग रहता है। पुरानी योग परंपरा में इस कॉन्सेप्ट को मिताहार कहा गया है, जो हठ योग प्रदीपिका में डिस्क्राइब किया गया है। मिताहार का मतलब कम खाना नहीं है जैसा कि बहुत लोग समझते हैं। मिताहार का मतलब है सही समय पर खाना, सही मात्रा में खाना और पूरे ध्यान के साथ खाना। न ज्यादा खाना कि पेट फूल जाए, न इतना कम खाना कि शरीर कमजोर हो जाए।
और न ही जल्दबाजी में खाना कि पता ही न चले कि क्या खाया। ये संतुलन ही असली स्वास्थ्य का रहस्य है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, आपका शरीर कोई लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट नहीं है जिस पर आप हर हफ्ते नई डाइट ट्राई करो। इस हफ्ते केटो, अगले हफ्ते इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसके बाद पैलो, फिर वेगन, फिर कुछ और। हर बार नया एक्सपेरिमेंट और हर बार शरीर कंफ्यूज्ड। एक बात समझ लीजिए कि जो खाना आपके घर में पीढ़ियों से चलता आया है वो खाना आपके शरीर को जानता है। अगर आपके परिवार में सदियों से चावल और दाल खाई जाती रही है तो आपका शरीर चावल और दाल को पचाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आपके परिवार में घी का इस्तेमाल होता रहा है तो आपका शरीर घी को हैंडल कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर और भोजन साथ साथ इवॉल्व हुए हैं। जो खाना आपके पूर्वजों ने खाया उसी के अनुसार आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हुआ है। जब आप इस लॉजिक को समझ लेते हैं तो डाइटिंग अपने आप इररेलेवेंट हो जाती है। आपको किसी फॉरेन डाइट की जरूरत नहीं रहती। आपको किसी एक्सपेंसिव सुपर फूड को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहती। आपको बस अपनी जड़ों से जुड़ना होता है और वो खाना खाना होता है जो आपका अपना है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत गंभीर मुद्दे की जिसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है। अब तक हमने अडल्ट्स की बात की, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हमारे बच्चों को हो रहा है। वो पीढ़ी जो अभी बड़ी हो रही है उसका खाने के साथ रिश्ता कैसा बन रहा है, उन्हें क्या खिलाया जा रहा है और क्या सिखाया जा रहा है। आज के बच्चे जन्म से ही ऐसे माहौल में बड़े हो रहे हैं जहां खाना या तो डर से जुड़ा हुआ है या फिर एंटरटेनमेंट से। इन दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं। एक तरफ पेरेंट्स हैं जो कैलोरी काउंट करते हैं, शुगर से घबराते हैं, फैट देखकर डर जाते हैं और खाने को लेकर इतने एंग्शियस रहते हैं कि वो एंग्जाइटी बच्चों तक पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो बच्चों को दिन रात यही सिखा रहे हैं कि पैकेट खोलो और खुश हो जाओ। आप आईपीएल देखिए, बच्चों के कार्टून चैनल्स देखिए, यूट्यूब पर किड्स कंटेंट देखिए, हर जगह जंक फूड की मार्केटिंग है। क्रिकेट मैच में बाउंड्री लगी नहीं कि चिप्स का ऐड आ जाता है, कार्टून के बीच में चॉकलेट का ऐड आ जाता है, यूट्यूब वीडियो शुरू होने से पहले कोल्ड ड्रिंक का ऐड आ जाता है। और ये सब इतने स्मार्टली किया जाता है कि बच्चों को लगता है कि यही नॉर्मल खाना है। खेल के नाम पर बच्चों को जंक खिलाया जा रहा है क्योंकि उनके फेवरेट क्रिकेटर्स और फुटबॉलर्स वही प्रमोट कर रहे हैं। हीरोज के नाम पर जंक खिलाया जा रहा है क्योंकि कार्टून कैरेक्टर्स उन प्रोडक्ट्स पर छपे होते हैं। रिवॉर्ड के नाम पर जंक खिलाया जा रहा है क्योंकि हम पेरेंट्स भी यही करते हैं कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो पिज्जा पार्टी और होमवर्क कंप्लीट किया तो आइसक्रीम। और धीरे धीरे बच्चे ये मानने लगे हैं कि घर का खाना बोरिंग है और बाहर का खाना एक्साइटिंग और नॉर्मल है। माँ के हाथ की दाल चावल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बर्गर और पिज्जा के नाम पर आंखें चमक जाती हैं। दादी की बनाई खीर आउटडेटेड लगती है, लेकिन पैकेट वाली चॉकलेट पुडिंग मॉडर्न लगती है। और इस सब का नतीजा क्या हो रहा है? आज के बच्चे एक साथ दो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। वो ओवरवेट भी हैं क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में एम्प्टी कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, और साथ ही वो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट भी हैं क्योंकि उस खाने में अकट्यल न्यूट्रिशन कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि शरीर साइज में बड़ा हो रहा है लेकिन अंदर से मजबूत नहीं हो रहा। बच्चे मोटे दिख रहे हैं लेकिन उनकी हड्डियां कमजोर हैं, इम्यूनिटी कम है और एनर्जी लेवल्स ठीक नहीं है। भारत आज चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ओबीज बच्चों वाला देश बन चुका है। और ये सिर्फ वेट का इश्यू नहीं है दोस्तों, ये इम्यूनिटी का इश्यू है क्योंकि ये बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। ये फोकस का इश्यू है क्योंकि इन बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। ये हॉर्मोन्स का इश्यू है क्योंकि बच्चों में हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत अर्ली एज में दिखने लगी हैं। और ये फ्यूचर हेल्थ का इश्यू है क्योंकि जो बच्चा आज ओबीज है वो बड़ा होकर डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कई क्रॉनिक डिजीजेस का शिकार होगा। अब सवाल यह है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले यह समझिए कि अगर आपका बच्चा सुबह का नाश्ता छोड़ रहा है तो उसे डिसिप्लिन की नहीं बल्कि रूटीन की जरूरत है। बच्चों को डांटने से कुछ नहीं होगा, उन्हें एक कंसिस्टेंट रूटीन देनी होगी जहां सुबह का नाश्ता फैमिली के साथ हो और वो एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस हो। अगर आपका बच्चा सब्जी से नफरत करता है तो समझ लीजिए कि समस्या सब्जी के स्वाद की नहीं है, समस्या एक्सपोजर की है। बच्चे उन चीजों को पसंद करते हैं जो वो बार बार देखते हैं और जो उनके सामने पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सब्जी खाए तो उसे बचपन से अलग अलग सब्जियां दिखानी होंगी, उनके साथ सब्जी बनानी होगी और सब्जी खाने को एक फन एक्टिविटी बनाना होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चे वही खाते हैं जो वे रोज देखते हैं, न कि जो हम उन्हें लेक्चर देकर समझाते हैं। आप बच्चे को 1000 बार बोल सकते हैं कि जंक फूड खराब है,
लेकिन अगर आप खुद पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं तो बच्चा वही सीखेगा। आप बच्चे को कह सकते हैं कि घर का खाना खाओ, लेकिन अगर आप खुद बाहर का खाना पसंद करते हैं तो बच्चा वही देखेगा। और बात अगर घर में खाना डर के साथ खाया जा रहा है, अगर माँ हर बाइट के बाद गिल्टी फील कर रही है, अगर पापा कैलोरी काउंट करके खा रहे हैं तो बच्चा भी वही सीखेगा। अगर घर में लगातार डाइटिंग चल रही है, बॉडी इमेज को लेकर नेगेटिव बातें हो रही हैं और खाने को लेकर स्ट्रेस है, तो बच्चा भी अपने शरीर को दुश्मन मानना शुरू कर देगा। अगर आज बच्चों का रिश्ता खाने से खराब हो गया, अगर उन्होंने बचपन में ही खाने से डरना सीख लिया, अगर उनके मन में यह बैठ गया कि खाना दुश्मन है, तो कल दुनिया की कोई भी डाइट उन्हें ठीक नहीं कर पाएगी। जो फाउंडेशन बचपन में टूट गया वो बाद में बहुत मुश्किल से बनता है। इसीलिए अभी एक्शन लेना जरूरी है, अभी बदलाव करना जरूरी है और अभी एक हेल्थी फूड कल्चर घर में शुरू करना जरूरी है। दोस्तों, ये पूरी चर्चा जो हमने की, ये सिर्फ खाने को लेकर नहीं थी, ये सोच को लेकर थी। ये इस बारे में थी कि हम खाने को कैसे देखते हैं, अपने शरीर को कैसे देखते हैं और अपनी परंपराओं को कैसे देखते हैं। जब हम देशी खाना खाते हैं, मौसमी खाना खाते हैं और ट्रेडिशनल खाना खाते हैं, तो यह सिर्फ हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, यह हमारे किसानों के लिए अच्छा है। क्योंकि जब हम लोकल प्रोड्यूस खरीदते हैं तो वो पैसा हमारे अपने किसानों के पास जाता है। यह हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि पैसा हमारे अपने देश में, अपने राज्य में, अपने शहर में सर्कुलेट होता है। दोस्तों, डाइटिंग हमें आइसोलेटेड बनाती है। जब आप डाइट पर होते हैं तो फैमिली डिनर एंजॉय नहीं कर पाते, त्योहारों में भाग नहीं ले पाते और सोशल गैदरिंग्स में ऑकवर्ड फील करते हैं। लेकिन परंपरा हमें जोड़ती है। जब आप ट्रेडिशनल खाना खाते हैं तो आप अपने परिवार से जुड़ते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं और अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। तो ये थी रुजुता दिवेकर की किताब ईटिंग इन द एज ऑफ डाइटिंग की समरी। अगर आप डिटेल में ये किताब पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़िए, बहुत ही इंसाइटफुल किताब है। किताब का लिंक मैंने टैग कर दिया है। कमेंट्स में मुझे बताइए कि इस वीडियो ने आपका कौन सा फूड मिथ तोड़ा है, और अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, अगर इसने आपके खाने को देखने का नजरिया थोड़ा भी बदला, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यह जानकारी सबको मिलनी चाहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खाना खाइए, मजे से खाइए और हेल्थी रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।